हर दफ़ा ऐसा ही होता है, जो मुल्क की मैशत डूबती है तो आईएमएफ की तरफ हम जाते हैं, तो एक नया शर्त लगाती। तो इस आजकल जो देख रहे हैं आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो क्या शर्त लगाया आईएमएफ ने? देखें, इस बार आईएमएफ ने एक 1.5 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान उनके पास बेसिकली गया है कि उनको चाहिए। इस बार आईएमएफ ने अराउंड कोई 1,500 अरब रुपए के न्यू टैक्सेस गवर्नमेंट को बोला कि आपने लगाना है, और जो सब्सिडीज़ हैं वो आपने ख़त्म करनी है। उनकी पहली शर्त ये थी कि जो पेट्रोल है, अभी तक जो गवर्नमेंट चलती आ रही थी, उन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स था वो नहीं लगाई, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम लेवी। आईएमएफ ने ये शर्त रखी क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूम ऑयल होता है, तो ऐसी कमोडिटी पे टैक्स लगाएं जो ज़्यादा बिकती है, उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है। तो उनकी प्राइम शर्त थी ये कि पेट्रोल के ऊपर आपने उसको टैक्स नहीं लगाया हुआ, उसके ऊपर 15 से 25% तक टैक्स लगाएं। तो जितनी कीमत है उससे हमें 20-25% ऊपर उसकी कीमत हो रही है। और दुनिया के हालात ऐसे हुए, रशिया यूक्रेन की जो जंग लगी, उससे पूरी जो ऑयल दुनिया का जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, वो तेल एक्सपोर्ट नहीं, उससे पूरी मार्केट एकदम ही क्रूड ऑयल जो है, जो पेट्रोल जिसको बोलते हैं, वो इतनी मार्केट में ऊपर चली गई। फिर हमारी करेंसी डीप, तो हमारे ऊपर तो दो चीज़ों का मसला हुआ, एक ग्लोबली जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, सेकेंडली जो हमारी अपनी करेंसी डी वैल्यू हो गई, फिर ऊपर से जब हम दिवालिया हो रहे हैं तो फिर जो आईएमएफ की शर्तें, तो इस वजह से जो एक 50 रुपये की 100 रुपये की चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो इन सारे फैक्टर से मिला के आज 275 पे है, जो मुझे अंदर खदशा है कि ये शायद 300 पे चली जाए, शायद 300 से भी बढ़ के 350 पे बढ़ जाए। अच्छा, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो तेल की कीमतों की वजह से महंगी हो रही है। तो मार्केट में जो हमारे और ममालिक हैं जो तेल के ज़खायर रखते हैं, जैसे ईरान है या दूसरे ममालिक है, तो वहाँ से क्यों नहीं हम तेल ख़रीद सकते? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। देखें, पाकिस्तान एक दिल को बड़ा दुख होता है जब बंदा ऐसे बोलता है। कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कराता, लेकिन हम बहुत कमज़ोर मुल्क है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी उस वाला मुल्क है जो कि माशी तौर पे बहुत कमज़ोर मुल्क है। तो हम जिस निज़ाम में चलते हैं वो पूरा अमेरिकन फाइनेंशियल एक सिस्टम है जिसको ग्लोबली अमेरिका लीड कर रहा होता है, उसके इदारे हैं सारे के सारे। और ईरान हमारा नेबर है, और ईरान के पास बेतहाशा ऑयल भी है जो हमें हमेशा वो देने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान के ऊपर। तो उनकी पाबंदी है कि कोई भी मुल्क उनसे हम नहीं ले सकते तेल, क्योंकि अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा। अब उसका रीज़न क्या है कि इंडिया ईरान से पेट्रोल लेता है, सारे प्रोडक्ट करता है, रशिया लेता है, टर्की लेता है, बेताशा मुल्क लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भले अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए, लेकिन फिर भी ट्रेड करते हैं। लेकिन हम क्योंकि उनके कर्ज़ों तले डूबे हुए हैं, हम उनके एहसानों तले डूबे हुए हैं, हमारे मुल्क की जितनी भी अशराफिया है या पॉलिटिकल रूलिंग लीड के हैं या हुक्मरान जो टॉप का ऊपर वो तबका आ जाता है, उन सब की मजबूरी हो जाती है कि वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं कर सकते। अब ख़राब, और वो अब मबनी किस चीज़ के ऊपर है, वो हमारी इक्वालिटी के ऊपर टर्म्स है ही नहीं। मतलब ये ऐसे हो गया कि एक कर्ज़ देने वाला और एक कर्ज़ लेने वाला है। तो जो कर्ज़ देने वाला है वो अपनी शराइत पे हमसे सारी चीज़ें करा सकता है, और हम बिल्कुल ही बेहाल हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं हमें कि हम उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। हालांकि अगर आज ही पाकिस्तान गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आज ये फैसला करे कि जितना मुल्क में शॉर्टफॉल हुआ है तेल की प्राइसेस की वजह से, आज ईरान से वो करे, क्या नतायज हो सकते हैं? मतलब किसी बाहर के मुल्क से डर की खातिर आप अपनी आवाम को के ऊपर ये जो इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं गुर्बत का, वो इसी वजह से है कि आप ऑयल अपने जो नेबर कंट्रीज है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रख रहे, और आप इंडिपेंडेंट खुद एक स्टैंड नहीं ले रहे। वरना आपके साथ बहुत सारी दुनिया में ऐसी मार्केट्स हैं जो कि आपको अभी देखें रिसेंटली, जैसे रशिया, हाँ ये एक नई डेवलपमेंट हुई है कि जब से ये वॉर हुई तो रशिया से बहुत सारे मुल्कों को रशिया जो है वो 30% डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है। तो जैसे इंडिया है और बहुत सारे मुल्क हैं, चाइना है, वो उनसे ख़रीद रहे हैं। तो पिछली गवर्नमेंट ने भी की थी उनसे बातचीत, ये वाली जो गवर्नमेंट है इनसे भी, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में सुना है कि इनकी कोई डील ब्रेक हुई है उनसे, जिनसे इंपोर्ट करेंगे जो सस्ता थे। लेकिन वो अब लेट्स सी कि कब वो आता है, कब वो होगा, अभी तक तो सिर्फ बातें हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो ईरान से भी तेल लेता है, रशिया से भी तेल लेता है, तो
उसके ऊपर कोई सेक्शन लागू नहीं है। हम क्यों इतने खौफज़दा है, डरे हुए हैं कि हम व्यापार नहीं करते दूसरे ममालिक से? देखिए, इंडिया जो है वो किसी मुल्क का कर्जी नहीं है। इंडिया ने बहुत पहले IMF से अपनी जान छुड़ा ली थी 90s में, मनमोहन सिंह का एक पीरियड था, उसके बाद से वो आज़ाद मुल्क है। और जो भी आज़ाद मुल्क है किसी मुल्क का कर्जदार नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिया तो खुद इतनी बड़ी मार्केट भी है और इतना बड़ा सुपर पावर है, रीजनल पावर है यहाँ की। तो जो ताकतवर होता है तो वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरे लिए फ़ायदा क्या है। वो किसी की नाराज़गी की वजह से अपना पेट पे छुरी या अपने लोगों के ऊपर ये जुल्म नहीं करेगा कि किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप अपने लोगों का पेट काटो। तो वो खुद मुख्तार मुल्क है, स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप भी वहाँ पे रही है। हम क्योंकि कर्जी मुल्क है, कर्ज दर कर्ज शुरू से आप तारीख पढ़ेंगे सिर्फ आपको कर्ज ही मिलेगा, IMF से, ADB से, फलानी बैंक से। तो जब एक कर्जदार मुल्क होता है जिसकी जेब में कुछ नहीं है, तो वो उसकी तो फिर जो एक क्या बोलेंगे डिग्निटी होती है, खुद इंडिपेंडेंस जो है वो फिर अपनी वो लूज़ कर जाता है। तो फिर उसको जो भी लेंडर होगा उसका, जो उसको कर्ज देता है, वो फिर उसकी शराइत पे उसको चलना पड़ता है। तो पाकिस्तान जब उनका अमेरिकन का कर्जदार है तो फिर ये उनके इशारों पे हमारे मुल्क के नाचता है। वो अगर बोलेंगे इससे बात नहीं करनी, इससे ये चीज़ नहीं खरीदनी, तो हम वो नहीं खरीद सकते। हम अगर आज़ादाना रशिया से बात करने जाएँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। हम अगर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कोई पास हो रही होती है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो लेकिन अमेरिकन के इंटरेस्ट में नहीं हो, तो वो हमें ब्लैकमेल करके कहते हैं कि नहीं, आपने हमारी मर्ज़ी के हिसाब वोट देना है। तो जब हम अपने फ़ैसलों पे खुद मुख्तार नहीं हो, मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं हो कि मैं अपने पड़ोस वाले जो मेरा घर है उससे मैंने कैसे ताल्लुकात रखने हैं, या मैं किस तरीके से उस आदमी की नाराज़गी के अपने कर्जदार के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने जितने आज तक मामलात हैं, माशी मामलात, मैंने उनको चलाए इस तरीके से कि मैंने डिफ़ॉल्ट कर गया कि मुल्क में पैसा ही ख़त्म हो गया, इकॉनमी बैठ गई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट्स आपकी ख़त्म हो गई। तो आखिरी बात वही घूम फिर के आएगी कि खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट कौम वही होगी जो जिसकी अपनी जेब में अपने पैसे होंगे, जो किसी को मांगेगा नहीं तो वो देने की पोजीशन में होगा, तो हर बंदे के साथ कारोबार भी कर सकता है जैसा वो ताल्लुक़ रखे। बाकी अगर वो खुद कर्जी होगा तो फिर आपको पता है कर्जी आदमी की तो ना कोई इज़्ज़त होती है, ना उसकी कोई डिग्निटी होती है। तो हम बशमूल एज ए कलेक्टिव पाकिस्तानी दुनिया की नेशन में हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बड़ी बुरे दिल से मैं बात कह रहा हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसका छोटा सा मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक पासपोर्ट्स की रैंकिंग होती है, कुछ दुनिया के जो टॉप मुल्क होते हैं उनको पूरी दुनिया में एंट्री फ्री होती है, जैसे कनाडा, बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा है। पाकिस्तान वर्स्ट पासपोर्ट जो आखिरी 10 कोई मुल्क हैं कि मतलब कि मुल्कों ने कहा है कि आप हमसे बगैर पाकिस्तान का शहरी किसी भी मुल्क में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसको वो खुद इजाज़त ना दे। और हालांकि पूरी दुनिया के बाकी जो तरक्की याफ्ता और बड़े बड़े ममालिक हैं उनके शहरियों के ऊपर सबको इतना एतमाद है कि ये भले हमारे पास आए जाएँ, लेकिन हमारे ऊपर क्योंकि हमारी इज़्ज़त ही नहीं है। कोई बंदा किसी को अपने घर आने से कब रोकता है? जब वो उसकी इज़्ज़त नहीं करता। जब वो इज़्ज़त करता है तो उसको वेलकम करता है कि आप आएँ। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी आलमी दुनिया में बहुत ही हकीर पाकिस्तानियों को जाना जाता है, बहुत अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता है। अब वो जो हुक्मरानों के तरीके, जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, उससे जो हम आम शहरी है नुकसान उसका अजाला हमें करना पड़ रहा होता है। हालांकि हमारे को डायरेक्टली तो हम ना उन पॉलिसी में हमसे पूछा है, ना हमने कभी अमेरिका से हमने कभी डायरेक्ट कर्ज लिया हो, कोई बताया कोई शहरी। हुकूमतें कर्ज लेती हैं, हुकूमतें डबोती हैं, आखिर में बदनाम ये जितने भी बड़ा बड़ा तबका है ये तो खुद हर जगह पे इनके घर हैं, इनके लिए तो ईजी है। लेकिन आप और मैं अगर अभी कहीं पे जाना चाहें तो हमारे लिए किसी मुल्क का वीज़ा लेना तकरीबन नामुमकिन होगा। अच्छा, तो अब एक तो बात ये आ गई कि इतना बड़ा कर्जा है कि सोचने की बात है ये कैसे उतारेंगे। जब कर्ज़ा उतारेंगे तब जाके हमारी डिग्निटी भी होगी और हम दूसरे ममालिक से जो है ना वो ट्रेड भी कर सकेंगे। तो एक बात ये है कि कर्ज़ा किस तरह उतरेगा और कब हम खुद मुख्तियार होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत आई है अभी PDM की, तो 13-14 जमाएं तो एक पेज पे हैं PTI के अलावा। तो जब इतनी जमायतें साथ भी हैं तो कोई पॉलिसी बनाएं किस तरीके से हमें ये कर्ज़ा उतारना है या खुद मुख्तार बनने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं। एक तो जैसे इसाक डार की प्रॉपर्टीज़ है, ये मीडिया पे भी इतना आ गई है उसकी दुबई में। तो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उसकी भी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं। तो इतने
ये जो लीडिंग रूलिंग लीड है उनके पास तो इतना पैसा है, तो ये पैसा कहाँ से बनाए? उनके लिए एहतसाब तो होता है, लेकिन वो बाद में आपस में मिल जाते हैं, वो एहतसाब की बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इनसे पैसा अगर लेके कर्ज़ा उतार दिया जाए, ऐसा मुमकिन है या ऐसा होगा या कभी नहीं होगा? देखें, ये ख्वाहिशात तो बड़ी होती हैं, कैसे हर चीज़ एक निज़ाम के थ्रू होती है। आम आदमी की तो यही सोच होगी, जब इंसान के भूख में इतनी पेट में इतनी भूख उगती है तो उसको हर उल्टा ख्याल आता है कि मैं इसे छीनूं। लेकिन दोबारा मैं वही बात बोलूँगा कि जो हमारा हुक्मरान तबका है उसको ये सोचना चाहिए कि वो उतनी हद तक ना जाएं कि जो निचला वाला तबका है वो बागी हो जाए। और जब बंदा भूख में होता है तो बगावत स्टार्ट ही तब होती है जब पेट खाली होता है। तो जो मेरी नज़र में, आप भी देख रहे हैं, आपकी ज़्यादा नज़र भी है माशरे के ऊपर, जो अब आम सेंटीमेंट लोगों का देख रहे हैं, वो स्टार्ट हो गया रिएक्शन। और आप देखें हमारे इलाकों में कितनी लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, अब बदअमनी स्टार्ट हो गई है। तो मेरा तो उन सब से अपील भी होगी, मशवरा भी होगा एज ए सिटीज़न कि भाई हाँ, आप हुक्मरान तबके के लोग हैं, आपको हुक्मरानी अल्लाह नसीब करे, लेकिन ये जो हम आपकी राया हैं, हमारी राया का भी कुछ सोचें। अच्छा नेक आदिल बादशाह, जब भी तारीख़ में आप पढ़ें, जो भी नेक आदिल बादशाह होता था तो उसकी सल्तनत बढ़ती जाती थी, राया राजी तो वो ताकतवर भी तब होता था। जब अपनी राया को आप भूख बदाली पे छोड़ देंगे तो ये तारीख़ को आप पढ़ लें तो कोई भी हुक्मरान तबका, फ्रांस में देखें बड़ा रेवोल्यूशन आया था 1793 के अंदर, आप तारीख़ पढ़ लें, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पढ़ लें, दुनिया में इवन हमारा जो इस्लाम का रेवोल्यूशन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी रेवोल्यूशन यही था कि जो मक्का की लीड थी और जो गरीब में इतना फ़र्क था कि लोगों के अंदर वो सेंटीमेंट थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का बेसिकली वो रेवोल्यूशन था कि आम तबके को उनके जब हुकूक जायज़ और उनको सबको उनके अल्लाह के अहकाम के हिसाब से उनको जब बताए और वो जब तंजीम इकट्ठी हुई तो उन्होंने उनको मुकाबला भी किया। तो वो इनकलाब, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इनकलाब, तो फिर इनकलाब तभी पैदा होते हैं जब जुल्म, बदहाली हुक्मरान तबके की इतनी हो जाए कि आम आदमी के पास कोई चारा नहीं होता सिवाय कि वो अपने आप को बागी करे और उनके खिलाफ उठ खड़ा हो। तो उसको टाइम नहीं लगता, वक्त भी नहीं लगता, एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपने एक बात कही, विशफुल थिंकिंग इसको बोलेंगे, ख्वाहिश तो ऐसे ही है कि ये सब लोग इकट्ठा पैसा करके दे दें जो आम आदमी, लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं। कोई इस तरीके का अभी तक वो पाकिस्तान में ट्रेंड तो हमने देखा नहीं, ना किसी बंदे को। अभी पिछले दिनों सिर्फ एक चीज़ हुई थी कि एक मिनिस्टर साहब हैं एहसन इकबाल नून लीग के, उन्होंने अपनी गाड़ी, एक लैंड क्रूज़र उनको V8 ली हुई थी बड़ी, वो उन्होंने एक गुडविल जेस्चर टोकन दिखाया कि मैं अपनी बड़ी गाड़ी जो है सरेंडर कर रहा हूँ क्योंकि तेल बड़ा खाती है। तो ये देखें आटे में ये कोई जेस्चर है? अगर आपने उमरा वाला तबका है तो आप तो अपना कट करें बजट। आपने इतना ज़्यादा जो अपनी, कितना क्रिटिसिज्म होता है, अब सोशल मीडिया का दौर है, कितना क्रिटिसिज्म होता है कि कितना ये अपने ऊपर शाह जलाल में प्रोटोकॉल्स के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। ये ब्यूरोक्रेसी का देख लें, किसी और का कर लें। फिर हमने और जितने जो हमारे अखराजात जो हमने खामखा, एक गरीब आदमी अपने आप को कैसे, जिसके पास पैसे नहीं है खाने के और वो इतनी अयाशियाँ करें। मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा, अगर इस बात पे अमल हो जाए। एक आदमी का बाप वालिद था, वो बड़ा कर्जी था और उसने बिल्कियत वाला बड़ा था, उसके पास एसेट बड़े थे, लेकिन वो अपने उस एसेट के ऊपर कर्ज़ लेता गया। उस कर्ज़ के ऊपर उसने अपनी औलाद को पाला, औलाद को बेहतरीन कपड़े दिए, जूते दिए और हर ज़िंदगी का आसाइश दी। लेकिन जब वो मरा तो आके दिवालिया हो गया। उसके कर्ज़दार उसके आके उसके घर के ऊपर जब उसे कर्ज़ा लेने आए तो उसकी औलाद थी, उसका बड़ा बेटा था, वो बड़ा समझदार था। जब उसने आके टेक ओवर किया अपनी बाप की मिल्कियत को, तो उसने पहले ही सबको आके अपने ख़ानदान को इकट्ठे किया और उनको सारी सूरत हाल बताई कि भाई पहले हम बड़ी वालिद साहब ने हमें ऐशे में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वो कर्ज़ उठा के ऐशियाँ थी, मसनूई थी सारी की सारी चीज़ें। अब क्योंकि दिवालिया हो गया, सब कुछ बिक जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे, तो बेहतर ये है कि पहले जो हमें अपने खर्च, जो अखराजात, जो शौक़, जो ज़रूरत की चीज़ें, हम वहाँ तक रहेंगे और जो एक्स्ट्रा वेगेंट और जो खर्च थे वो हम नहीं करने। तो उसने क्या किया कि जहाँ घर में, मैं मिसाल दे रहा हूँ बड़े आम आदमी को ताकि समझ में आए, अगर बकरे का गोश्त खाते थे 2000 रुपये किलो वाला, तो वो छोटी चीज़ पे आ गए, दाल पे आ गए। उन्होंने अपना कट किया एक्सपेंस, मतलब पेट से भी कट किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत की चीज़ होगी, कपड़े भी, ईद पे भी कपड़े हम नहीं पहन सकते क्योंकि हम कर्जी हैं। और फिर उसने उसी चरखा चलाया, अपने वालिद का जो एसेट थे उस कारोबार को बढ़ाते बढ़ाते उसको टाइम लगा। जब वो एट पार आया और उसने अपना कर्ज़ा वापस दिया और बिल्कुल पाक हो गया, फिर उसने दोबारा से जब कमाना शुरू किया, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अयाशियों पे या अपने आम ख्वाहिश से ऊपर गया। तो यही मिसाल हमारे हुक्मरान तबके के लिए भी बड़ा फिट होगा कि जब आप दिवालिया हैं तो पहले तो आप खुद सरेंडर करें। अगर आप मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस और ये इतनी बड़ी बड़ी, जो कि तेल इतना महंगा है, आम आदमी का पेट्रोल नहीं है, आप V8 में, आप किसी और गाड़ी में भी जा सकते हैं, तो वो क्या उनकी तरफ से जेस्चर होगा तो फिर कोई, जैसे आपने शुरू में बोला, किरण
कोई उम्मीद की किरण तब जब हमें कुछ नज़र आए कि ये हुक्मरान तबका अपनी सरेंडर करें अपनी सारी की सारी चीज़ें, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली वो चीज़ें करें, अपने जो शाह खर्चियाँ हैं उनको ख़त्म करें। और बहुत और करप्शन, जो हमारा पैसा, सबसे बड़ा मुल्क का मसला भी है कि जो गवर्नेंस हमारी फेल क्यों है, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है, मैंने देखा है चीज़ों को, हम इसी माशरे में रहते हैं, जो सरकार का पैसा है उसको हर बंदा अपना हक समझ के खाता है। और रिश्वत जो है ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे पहले हम सिंधी लोग बड़े कल्चरल और प्राउड होते थे कि हमारी सिंध की सकाफ़त है, सकाफ़त किसी बंदा प्राउड की होता है कि भाई हम बड़े दिल के और बड़े उसूल परस्त लोग हैं। उसूल क्या कि मेहमान के लिए हम ये करते हैं, हम दोस्त है उसके लिए जान दे देते हैं, हम किसी का माल नहीं खाते, हम ईमानदार। अब हमारे अंदर वो रवायत ही नहीं रही। अब हम रिश्वत को हर इंसान, वो दूध वाले से लेके, हम तो सिर्फ खैर सियासतदान ब्यूरोक्रेट पे करते हैं, इतना पेनिट्रेट कर गया है ये जो रिश्वत का और ये 2 नंबर चीज़ों का, जो दौलत का, कि जो दूध वाला होगा वो मिलावट करता है, गोश्त वाला होगा वो मिलावट करेगा, फल बेचने वाला वो अपना वो करेगा, ऑफिसों पे जाएंगे वो अलग रिश्वत लेंगे, पुलिस में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी के पास, जिस सेक्रेटरी किधर भी जाएंगे, आप अदालतों में जाएंगे, तो बगैर रिश्वत के काम नहीं। अब जब हमारे एज ए कलेक्टिव कौम में ये हराम खाने वाली चीज़ आप हम सब में इतनी जो अंदर तर्ज कर गई, हमारे जिस्म खून के अंदर हो गई है, तो जब इज्तिमाई तौर पे जब हम खुद ऐसे हैं कि हम खुद हराम को हराम नहीं समझते, सरकारी मुलाजिम के लिए, अब सिंध का ट्रेंड है, लोग आप खुद इस चीज़ से वाकिफ़ है कि लोग पागल होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। लोगों को ये नहीं है कि तालीम हासिल करूँ, कारोबार करूँ, अब कोई ऊपर जाऊँ, नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए भाई सरकारी नौकरी? कि वो आसान है, जो तनख्वाह मिलेगी वो भी पेट में जाएगी, ड्यूटी भी नहीं करेंगे, और जो रिश्वत का माल आएगा, पैसे हैं भाई, लोग कितना कुछ पैसे दे के पोस्टिंगें अपनी करवा रहे होते हैं कि वो चीज़ फलानी नौकरी भी जाएंगे, क्यों भाई मंथली 5 लाख रुपए। आम फहम बात है, कोई इनकारी हो कोई मुझसे वो, तो आप मुझे बोलेंगे मैं गलत बयान कर रहा हूँ। पुलिस, कोई एक किसका मैं नाम लूँ, हर तबके के लोग, जब हमारे जहन में एक चीज़ बीइंग सिटीजन भी, अब चले क्रिटिसाइज हमने हुक्मरानों को, चीज़ों को क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कलेक्टिवली हम एज अ कौम भी हमें ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हम खुद कितने हराम खोर हो गए हैं, कि हराम कुछ चीज़ को हराम और हलाल में हमारा फ़र्क ही नहीं रहा, कि दूसरे भाई का माल। और मैं आपको एक बड़े मज़े की भी बात बताऊं आपके उसके लिए, कि जो हमारे रिलीजन को जो इंटरप्रेट करते हैं, जो हमारा मज़हब है, क्योंकि मुसलमान है और मुसलमानियत वही है जो हमें समझाया गया है। सूद जो अल्लाह के साथ जंग है, बेसिकली जो बोला गया है कि अल्लाह ताला के साथ सूद लेने वाला, बेसिकली उसकी स्पिरिट, जो मकसद है अल्लाह ताला का, जो उसके पीछे विजडम है, दानाई है, वो ये है कि सूद का मतलब ये है कि आप किसी आदमी का माशी कत्ल कर रहे हो। तो ये जो रिश्वत है या किसी की मजबूरी में पैसे लेना, ये भी उसी ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इसमें भी तो आप अगले आदमी का माशी कत्ल करते हो, आपका जिस पैसे पे हक नहीं है आप उससे उसका हक खा रहे हो। तो ये तो अल्लाह ने बोला है मेरे साथ जंग है। तो हम एज ए मुसलमान, एज ए कौम, एज ए सिंधी, एज ए कलेक्टिवली, हमारे अपने मयार इतने कम हो गए हैं कि हम, जब हमारे अंदर खून के अंदर जब इतनी ज़राअत कर गया है ये हराम का माल, तो हमारी जो सोच है ये मफलूज हो गई। हम एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, बातें इंटरव्यू कर लें, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसने ये किया, उसने ये किया, ये तो ठीक है, लेकिन जड़ जो रूट कॉज है वो यही है कि मतलब जब हम खुद, हमारे अंदर सही और गलत का तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर यही है। आप कुरान शरीफ में खोल के देख लें, दुनिया की तारीख पढ़ लें, अल्लाह ताला ने कितनी कौमों के ऊपर अजाब डाले, उनको गर्क किया। कुरान शरीफ में कौम लूत है, ऐसी अल्लाह ताला ने कौमें बताई कि बाकी सारी सिफत अच्छी थी उसकी, वो क्या करते थे, सिर्फ नाप तोल के अंदर हेरा फेरी करते थे, अल्लाह ताला ने उनको अजाब दे दिया। किसी कौम में दूसरी एक दो सिर्फ उनकी गलतियाँ होती, अल्लाह उनको गर्क कर। ये तो हम खुश नसीब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से हमें गर्क नहीं करेगा। वो अजाब देखें कितने आ रहे हैं। तो ये अगर आम आदमी के फ़हम की ये होगा कि हम अपने आप को अगर दुरुस्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। आज ह्यूमैनिटी को कलेक्टिवली जब हमारे सब बेहतर होंगे, हमें खुद जब इस चीज़ का एहसास होगा कि भाई ये मेरे पैसे नहीं है, मैं क्यों रिश्वत इससे लूँ, अगर मेरे गुजारा नहीं हो रहा इन पैसों में, मैं तलाश करूँ, अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, मैं दुनिया में और सफ़र करूँ, कुछ ऐसा अपना माश के तरीके ऐसे बढ़ाऊँ, बजाय ये कि मैं दूसरों के लोगों के पे। तो ये बड़ा मसला। अच्छा, बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, जैसे आपने कहा कि एक तो जो को हुक्मरान तबका है उसको शाही खर्चे जो है वो कम करनी होगी, और दूसरी करप्शन इतनी फैल गई है कि दूध फरोश से लेके जो दूसरे इदारों में मुलाजमीन है या जो दूसरे व्यापारी है, तो पूरे मुल्क को इस ने जकड़ लिया है। और बुनियादी वजह यह है कि एक तो ज़रूरियात होती है और दूसरी गैर ज़रूरी ख्वाहिशें। आदमी अगर मोटरसाइकिल वाला कहेगा कि मैं गाड़ी में बैठूं
और जो एयर कूलर चलाता है घर में वो कहेगा कि मेरे हर कमरे में एयर कंडीशन हो, तो ज़ाहिर है ज़रूरियात बढ़ेगी, ख्वाहिशें बढ़ेगी, तो करप्शन भी होगी। एक तो हमें किफ़ायत शुमारी से काम लेना होगा, और अगर हम बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क से सिंसियर हैं, सच्चे हैं, तो ये एक तो किफ़ायत शुमारी पे जो है ना तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें शाही खर्चियाँ कम करनी पड़ेगी, और इस मुल्क के बेहतर के लिए हमने जो नुमाइंदगान हैं तो उनको जो बेहतर हो, जो हम समझ सकें कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, ये असेंबली में जाके पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं उस पे बात करेगा, पॉलिसी बनाएगा, ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा, ऐसे लोगों को वोट देना होगा, तो तब जाके ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। वरना हमें तो ये जो हुक्मरान तबका है ये तो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे आपने ज़िक्र किया कि दूसरे ममालिक में इनकलाब आए तो लोग अभी बागी हो रहे हैं, लोग रोडों पे आ रहे हैं, ख़ास तौर पे महंगाई की वजह से। तो एक तो दो रास्ते अभी जाने को है, एक तबाही की तरफ, एक बेहतरी की तरफ। तो इसमें सबको हमें साथ ले जो है ना सोचने की ज़रूरत है, और सबको संजीदा होने की ज़रूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सी चीज़ें हमें समझाई, और नाज़रीन ने भी आपको सुना और देखा। तो इंशाल्लाह ये जो बातचीत है इससे कोई ना कोई नतीजा अख्ज़ होगा और हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अली मोहम्मद साहब ने हमें टाइम दिया। आप फिर कभी हम जो है दूसरे इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें आज जो डिस्कस की वो माशी और कुछ पॉलिटिकल जो है हुक्मरान तबका उसके हवाले से भी की, रूलिंग क्लास के हवाले से बातचीत की। तो दूसरे प्रोग्राम में हम फिर हाज़िर होंगे और दूसरे इश्यूज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान गुलबार शेख और मेरे साथ सीनियर कैमरामैन मुज़फ़्फ़र लाशारी को दूसरे शख्सियत के साथ दूसरे इशू पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।